कल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं 13 से 15वीं सदी में क्या क्या हुई। एसिमुलेशन ऑफ व्यूज ऑफ द तुर्क्स एंड इंडियंस इन मैनी फील्ड, ठीक है, जैसे कि फेथ, इस्लाम, हिंदुज़म और आइडिया ऑफ गवर्नमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर, इसमें एसिमुलेशन हो रही है तुर्क्स की और इंडियंस के व्यूज़ की, ठीक है। लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक इनरिच कल्चर बन जाता है लॉन्ग रन में। अब जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में देखते हैं। पहले जो है वो हिंदू के टेम्पल्स जो थे और अदर बिल्डिंग्स वो मॉस्क में कन्वर्ट हुई, जैसे अढ़ाई दीन का झोपड़ा, ये पहले एक मोनेस्ट्री हुआ करता था। कोआतल मॉस्क पहले विष्णु टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। उससे पहले ये जैन टेम्पल हुआ करता था, अब ये मॉस्क है नियर कुतुब मीनार। नीदर आर्च और डोम्स जो थे वो मुस्लिम या तुर्किश इन्वेंशन नहीं थे, वो एक्चुअली में अरब्स ने लिए थे बाइजेंटीन एम्पायर से और फिर उन्हें अपने अकॉर्डिंग डेवलप किया था। इसमें क्या नीड ऑफ पिलर्स नहीं रहती और लॉफ्टी एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स बनाने में ये मदद करता है, बट इसमें स्ट्रॉन्ग सीमेंट का यूज़ लगता है। तो तुर्क्स ने फाइन क्वालिटी का लाइट मोटार यूज़ करा था अपनी बिल्डिंग्स में। जो तुर्क्स है ना उन्होंने डोम्स एंड आर्चेस दोनों यूज़ करी थी और स्लैब्स एंड बीम मेथड भी यूज़ करा था। वो ज्योमेट्रिकल फ्लोरल डिज़ाइन, पैनल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन यूज़ करते थे, जिसमें वो कुरान के वर्सेस लिखे रहते थे ना अरबिक में, वो यूज़ करते थे। अरेबिस्क इसे कहते हैं। तो उन्होंने हिंदू मोटिव्स भी फ्रीली यूज़ करे, जैसे स्वास्तिका, लोटस, बेल मोटिव, ये सब फ्रीली यूज़ करे। जो स्किल्स ऑफ इंडियन स्टोन कटर्स थे ना वो फुली यूज़ करी गई है। जो इल्तुतमिश के टॉम की वॉल है, वॉल्स ऑफ इल्तुतमिश टॉम, वो इतनी इंट्रिकेटिवली कार्ड है ना, मतलब हद ही नहीं है। इल्तुतमिश के टॉम की कोड ये कुतुब मीनार के पास है, इल्तुतमिश का टॉम। अब जो तुर्क्स हैं उन्होंने रेड सैंडस्टोन का यूज़ करा, येलो सैंडस्टोन और मार्बल टू ऐड कलर्स, ठीक है। मतलब कलरफुल भी बहुत थे ना, रेड, येलो, वाइट, ये सब कलर्स उन्होंने यूज़ करे। तुर्क्स ने 13वीं सदी में ना कंस्ट्रक्ट करी कुतुब मीनार। 71.4 मीटर्स लंबी है, 71.4 कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने कंप्लीट करी है, ठीक है। अब रिब डिफेक्ट है कुतुब मीनार में, देखा तुमने ऐसे रिबन रिबन से बीच में उठी हुई फिर दबी फिर उठी, ऐसे रिब डिफेक्ट है। और रेड एंड वाइट सैंडस्टोन की मदद से बनाई गई है और मार्बल भी यूज़ करा है। बालकोनीज जो है वो प्रोजेक्ट कर रही हैं, पर फिर भी वो लिंक्ड है मेन टावर के साथ। अब जो खलजी पीरियड है ना उसमें भी लॉट ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी हुई है। जैसे अलाउद्दीन खलजी ने ना अपनी एक कैपिटल बनाई सिरी, जो कुछ किलोमीटर ही है कुतुब से, ठीक है। और ही एडेड एन एंट्रेंस डोर जिसे अलई दरवाज़ा कहते हैं। अलाउद्दीन ने अलई दरवाज़ा, सिरी, कुतुब, ठीक है, अलई दरवाज़ा, जिसमें उसने आर्चेज और डोम्स का साइंटिफिक यूज़ दिखा रखा है कि अब साइंटिफिक लाइन्स पे इनका यूज़ होने लगा है, ठीक है। अब ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी इन तुगलक पीरियड। अब तुगलक के पीरियड में भी बड़ी बिल्डिंग एक्टिविटी हुई, खिलजी के पीरियड में तो हुई, सीरी बनाई, अलई दरवाज़ा बनाई। तुगलक के पीरियड में क्या हुई, जो गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक है ना उसने अपना बिल्ड ह्यूज पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स बनाया तुगलकाबाद में, ठीक है, जिसमें एक ह्यूज आर्टिफिशियल लेक भी था पैलेस के अराउंड ना। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों के टाइम में बहुत ऐसे ह्यूज फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स बनवाया गया तुगलकाबाद में, तो नोन एज तुगलकाबाद। अब जो तुगलक थे ना वो नॉट जनरली यूज़ ऐसे रेड स्टोन, कॉस्टली रेड स्टोन यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बट उन्होंने चीपर ग्रे स्टोन ही कहा कि ठीक है चीपर यूज़ कर लेते हैं, बट बनाएंगे ऐसी कि दो दमदार लगे, ठीक है। और मिनिमम डेकोरेशन, क्योंकि ग्रे स्टोन पे ना वो कार्विंग कर पानी भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि चीपर स्टोन था, तो इसीलिए। अब जो घियासुद्दीन का टॉम है उसने न्यू ट्रेंड इन आर्किटेक्चर को शो किया। क्या क्या न्यू ट्रेंड थे, मार्बल डोम था, जो टॉम था वो हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था जिसके कारण उसने गुड स्काईलाइन अचीव करी। स्लोपिंग वॉल्स थी, 75 डिग्री पे स्लोपिंग वॉल्स थी, उसे बटेर कहते थे, बटेर। बटेर क्या स्ट्रेंथ एंड सॉलिडिटी देती थी। अब डेकोरेशन नहीं हो रही, चीपर ग्रे स्टोन यूज़ कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ एंड सॉलिडिटी तो होनी चाहिए, तो ये गियासुद्दीन के टॉम में दिखती है। फिरोज तुगलक जो थे ना, बिल्डिंग नॉट फाइंड एनी बटेर, फिरोज तुगलक ने बटेर का यूज़ नहीं किया। जो तुगलक का आर्किटेक्चर था ना वो डेलिबरेटली अटेम्प्ट टू कंबाइन आर्क एंड लिंटल एंड बी इन देयर बिल्डिंग्स, दोनों का यूज़ डेलिबरेट यूज़ कर रहा था तुगलक का आर्किटेक्चर ना, क्योंकि मतलब देखो डेकोरेशन तो है नहीं ना, तो अब उसको कंपनसेट करने के लिए आज लिंटल एंड बीम्स दोनों का यूज़ हो रहा था, ठीक है।
इन फिरोज शाह न्यू कोर्ट, फिरोज शाह कोटला कहते हैं ना, तो फिरोज शाह के न्यू फोर्ट में, कोटला जिसे कहा जाता है, उसमें जो ऑल्टरनेटिव स्टोरीज है, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग में मान लो आर्चेज है, सेकंड में लिंटल एंड बीम्स होंगी, फिर थर्ड में फिर आर्चेज, ऑल्टरनेटिव ऐसे यूज कर रहा गया। ठीक है। अब मैनी ग्रैंड मॉस्क बनाई गई इस दौरान में ना, तो इसका इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल एक इमर्ज हो गया इंडिया में। लोदीज ने इसको फर्दर डेवलप किया। ठीक है, कैसे डेवलप किया? दोनों आर्चेज एंड लेंटिल्स एंड बीम्स यूज कर रहे थे बिल्डिंग में। ठीक है। बालकनीज, कियोस्क और ईव्स ऑफ राजस्थानी गुजराती स्टाइल जो होता है ना, बालकनीज, कियोस्क और ईव्स, वो यूज करे जाने लगा। प्लेसेस इन द बिल्डिंग्स ऑन हाई प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग्स हाई प्लेटफॉर्म पे जिससे वो गुड स्काईलाइन अचीव करे और बिल्डिंग मैसिव लगे, तो हाई प्लेटफॉर्म्स यूज करे जाने लगे। जो टॉम्स थे वो गार्डन के मिडिस्ट में बनाए जाने लगे। एग्जाम्पल जैसे लोधी गार्डन है। ठीक है, लोधी गार्डन का तो आप सुना ही होगा। अब जो टॉम थे वो ऑक्टोगनल शेप के बनाए जाने लगे। ऑक्टोगनल शेप के हैं, हाई प्लेटफॉर्म के हैं, गार्डन के बीच में है। ठीक है, आर्चेज, लिंटल, बीम्स दोनों यूज कर रहे हैं। ये बहुत सारे जो फीचर्स थे ना, वो मुगल्स ने अडॉप्ट किया और कल्मिनेशन पहुंच जाती है ताजमहल जब बना उसमें। अब रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स पे देखते हैं। अब जो इस्लाम था ना, वो इस्टेब्लिश्ड इन सिंध 8वीं सदी में ही हो गया था, बट इन पंजाब हुआ वो 10वीं सदी में। ठीक है, जब मोहम्मद गुरी महमूद गजनी का टाइम आया। अब एंड अरब ट्रैवलर्स सेटल्ड इन केरला, वो 8वीं से 10वीं सदी के बीच में हो गए, तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस होना तो शुरू हो गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो अरब ट्रैवलर्स और सूफी सेंट्स थे वो इंडिया के हर पार्ट में ट्रैवल कर रहे थे। जो ग्रीक एंड इंडियन आइडियाज़ थे, जैसे कि बुद्धिज़्म, इंडियन आइडियाज़ कौन से? बुद्धिज़्म, वेदांता, योगिक प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, वो सब ने इस्लाम की फ़िलासफ़ी को ना फॉर्मेटिव ईयर्स में इन्फ्लुएंस किया था। ये जो आइडियाज़ थे ये प्रोवाइडेड बैकग्राउंड, सूफी मूवमेंट को ना बैकग्राउंड प्रोवाइड किया ये सभी आइडियाज़ ने ना, ग्रीक और इंडियन आइडियाज़ ने, which rest which after established in India after 12th centuries influence both। जो जब सूफी इंडिया में 12th सेंचुरी में आया तब उसने बहुत मुस्लिम्स और हिंदूज को करा इन्फ्लुएंस। ठीक है। अब बात आती है सूफी मूवमेंट पे, अब हम बात कर लेते हैं। सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं सदी में। 10th सेंचुरी इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुर्क्स का राइज होता है और अपासिद कलीफ्स का रूइंस पे। ठीक है। जो मुतजिला था ना, मुतजिला रैशनलिज्म, उसका डोमिनेशन जो है उसका एंड शुरू हो जाता है, और ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स का जो कुरान और हदीस पे बेस्ड है उनका राइज शुरू हो जाता है। एंड ऑफ सूफी मिस्टिक ऑर्डर्स का भी राइज शुरू हो जाता है। जो रैशनलिस्ट थे ना, वो एक्यूज कर रहे थे हेरिटिकल आइडियाज़ का। ठीक है, ये मुतजिला हेरिटिकल आइडियाज़ फैला रहा है, और क्रिटिसाइज कर रहे थे वो फिलॉसफी ऑफ मोनोइज्म को, कि सबका मालिक एक वाली फिलॉसफी को, फिलॉसफी ऑफ मोनोइज्म को, दैट इज गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड आर फंडामेंटली वन। जो वेदांता में फिलॉसफी करी जा रही है ना, मोनोइस्ट फिलॉसफी, इसको ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल रिजेक्ट करता था। वर्क ऑफ, क्योंकि इससे तो फिर क्रिएटर एंड क्रिएटेड में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। वर्क्स ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट क्रिस्टलाइज्ड 4 इस्लामिक स्कूल्स में, जो कि कौन से हैं? जो उसमें हनाफी स्कूल है ना, वो मोस्ट लिबरलाइज्ड है। जो ईस्टर्न तुर्क्स ने वो भी किया ना अडॉप्ट। देखो, जो तुर्क्स थे वो क्या थे? वो किसी धर्म में ना मानने वाले लोग थे। ठीक है। तो तो उन्होंने जब धर्म को अपनाया तो उन्होंने मोस्ट लिबरल वाले को अपनाया, हनफी। ठीक है। हु लेटर केम टू इंडिया, टू लेटर इंडिया में आ गए। ठीक है। और जो सूफी था, सूफीज राइज इन इस्लाम एट अर्ली एज, इस्लाम में जल्द ही आ गया था सूफीज ना। ये क्या है? मिस्टिक सूफीज क्या है? मिस्टिक्स जो मटीरियलिज्म को फ्राउन करते थे, अरे यार बेकार है ऐसे वाली चीज़। जो सम अर्ली सूफीज जो थे उनमें वुमेन मिस्टिक राबिया का नाम सुना होगा आपने, मंसूर बिन हलाज का नाम सुना होगा। राबिया, मंसूर बिन हलाज, राबिया हनाफी, हनाफी राबिया मंसूर बिन हलाज, हनाफी राबिया मंसूर बिन हलाज, हनाफिया हनाफी राबिया मंसूर बिन हलाज। ठीक है। एम्फेसाइज ऑन लव बिटवीन गॉड एंड सोल। उनके जो देयर पैंथिक अप्रोच थी ना, अपोज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स। अल गजली जो थे 12th सेंचुरी में,
reconcile mysticism and orthodox. Al-Ghazali 12th century में reconcile mysticism and orthodox, venerated by both orthodox and Sufis. अल-गज़ली जो थे, अल-गज़ली, राबिया मसूर बिन हलाज हमने देख लिया, emphasizing on love between God and souls. उनका जो पैंथिक अप्रोच थी वो ऑर्थोडॉक्स अपोज करते थे. फिर राबिया 8, मंसूर बिन हलाज 10th, अल-गज़ली 12th. इसने रिकनसाइल करा मिस्टिसिज्म को और ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को ना. इसने वेनरेटेड बाय बोथ, इसीलिए ये बोथ ऑर्थोडॉक्स और सूफीज दोनों से रिस्पेक्ट पाया. अल-गज़ली इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव नॉलेज ऑफ द गॉड एंड हिज क्वालिटीज़ है ना, वो कैन बी गेन्ड बाय रीज़न, बट ओनली कांट बी गेन्ड बाय रीज़न. हम तर्क वितर्क करके उस नॉलेज को, पॉजिटिव नॉलेज ऑफ गॉड को गेन नहीं कर सकते, बट केवल रिविलेशन से गेन कर सकते हैं. कौन रिवील करेगा? कुरान रिवील करेगी. तो ये मुत्तज़िला जो अपनी रेशनलिस्ट स्पिरिट थी ना इस्लाम में, उसको एक और बड़ा ब्लो था, अल-गज़ली ब्लो था. इसने आर्ग्यू किया जो रिवील्ड बुक कुरान वाइटल फॉर मिस्टिक्स है. इसीलिए अराउंड दिस टाइम जो सूफी था ना, वो 12 सिलसिला या ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज हो गया. एक सिलसिला क्या है, इसमें अ मिस्टिक लिविंग इन खानका, ठीक है, जिस प्लेस में मिस्टिक रहता है उसे खानका कहते हैं, विद हिज डिसिप्लिन्स. तो ये जो पीर मुरीद की वो है ना इस्लाम में, मतलब सूफिज़्म में, वो स्टेब्लिश हुई. पीर मुरीद का लिंक स्टेब्लिश हुआ, एक सूफी सिस्टम स्टेब्लिश हुआ. इसमें जो हर पीर है ना, वो अपना एक वली, एक सक्सेसर बता के जाता है कि कौन मेरा सक्सेसर होगा. अब जो बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म है, हिंदू का योगिक इन्फ्लुएंस, बुद्धिस्ट एंड हिंदू योगिक इन्फ्लुएंस क्या रहा सूफिज़्म पे? एक तो मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रैक्टिसेस जैसे कि फास्ट करते हैं, पिनेंस करते हैं, होल्ड ब्रीथ करते हैं. योगीज कंटिन्यू टू विजिट वेस्ट एशिया. इस्लाम के एडवेंट के बाद भी, क्योंकि इनिशियली तो मुतज़िला चल रही थी ना वहाँ पे, तो लिबरल थे लोग, तो इसीलिए जो अपने योगीज थे वो वेस्ट एशिया में जाते रहे. योगीज की एक किताब थी अमृत कुंड, वो भी ट्रांसलेट हुई पर्शियन में फ्रॉम संस्कृत. बुद्धिज़्म जो था वो वाइडली प्रिविलेंट था सेंट्रल एशिया के अंदर बिफोर इस्लाम. बुद्धिज़्म क्या था? वाइडली प्रिविलेंट था. बुद्धिज़्म वाइडली प्रिविलेंट था इन सेंट्रल एशिया बिफोर इस्लाम. एंड द लेजेंड ऑफ द बुद्धा एज अ सेंटली मैन पास्ड इनटू इस्लामिक लेजेंड. दस जो हिंदू एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस थी ना एंड रिचुअल्स थे, वो एसिमिलेटेड बाय सूफीज इवन बिफोर दे कम टू इंडिया. जो सूफी ऑर्डर था ना, अब वो ब्रॉडली, वैसे तो 12 सिलसिला ऑर्डर्स हमने देख लिए, बट वो ब्रॉडली डिवाइड हो गया था सूफी ऑर्डर दो में, ठीक है, बाशरा, बेशरा. बाशरा में क्या था? फॉलो इस्लामिक लॉज, शरा. अगर कोई शरा को फॉलो कर रहा है ना, तो वो बाशरा सूफी ऑर्डर का है, और अगर नहीं कर रहा तो बेशरा सूफी ऑर्डर का है. बोथ ऑर्डर जो थे इंडिया में प्रिफेल करे. जो बेशरा था वो वॉन्डरिंग सेंट्स जो होते थे ना, वो फॉलो कर रहे थे, बट इन वॉन्डरिंग सेंट्स का ना क्या कोई टेक्स्ट नहीं था, या कोई पोइट नहीं था, या कोर्ट पोइट नहीं था जो इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हो. ऑल्दो ये जो सेंट्स है, ऑल्दो दीज सेंट्स डिड नॉट एस्टेब्लिश एन ऑर्डर, some of them became figures of popular veneration, often for Muslims and Hindus alike. ठीक है. अब दूसरा द चिश्ती एंड सुहरवादी सिलसिला ऑफ बाशरा मूवमेंट. बाशरा बेशरा हमने देख ली वॉन्डरिंग सेंट्स. बाशरा में ना केवल दो एक्वायर्ड सिग्निफिकेंस, ठीक है. द चिश्ती एंड सुहरवादी सिलसिला, चिश्ती एंड सुहरवादी सिलसिला क्या बाशरा मूवमेंट के अंदर थे. तो इन दोनों ने, इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था ना नॉर्थ इंडिया में 13th और 14th सेंचुरी में. अब चिश्ती और सुहरवादी ऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बाशरा के अंदर है, ये याद रखना है. जो चिश्ती ऑर्डर है ना, वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो इंडिया में 1192 में आए थे ना, जैसे जब पृथ्वीराज की डिफीट हुई थी तभी तब आए थे ये. तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने इस्टेब्लिश किया चिश्ती ऑर्डर. अब ये कुछ टाइम लाहौर में रहे, दिल्ली में भी रहे, पर फाइनली ये अजमेर में शिफ्ट हो गए.
जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था जिसमें साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी उस दौरान में, ठीक है। अमॉन्ग द डिसाइपल्स, इनके कौन कौन से डिसाइपल्स हैं, कुछ डिसाइपल्स का इनका ऐसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुब मीनार बनी है ना, ये वो इन्हीं के उस पर बनी है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी ना, वो इनकी नाम पे स्टार्ट करी थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये चिश्ती ऑर्डर के थे, चिश्ती ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और एक और थे इसमें फरीदुद्दीन फरीदुद्दीन गंजी शकर, फरीद भक्ति भक्ति फरीदुद्दीन गंजी शकर, फरीदुद्दीन गंजी शकर कन्फाइंड। इनकी जो फरीद थे, इनकी एक्टिविटी हरियाणा पंजाब दिल्ली के इलाके तक कन्फाइंड थी। इनका जो आउटलुक था ना, वो सो ब्रॉड और ह्यूमेन था डेट सम ऑफ हिज वर्सेस लेटर आदि ग्रंथ में भी लिखे गए। तुम समझ रहे हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिला के ये बहुत बड़े सेंट थे। तीन के बड़े में मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शकर। अब अगला है मोस्ट फेमस जो चिश्ती सेंट थे ना, ये दोस्त तो हमने इनके डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, ये बन लिए। अब जो मोस्ट फेमस चिश्ती सेंट थे, मुइनुद्दीन चिश्ती तो ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ठीक है, निज़ाम नसीर, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर, निज़ाम नसीर, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। जो औलिया थे ना, उन्होंने योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट किया, सो मच सो कि जो योगीज है वो ही उनको सिद्ध और परफेक्ट कहने लगे। ये जो दीज अर्ली सूफीज थे ना, वो फ्रीली मिंगल कर रहे थे लोअर कास्ट के साथ इंक्लूडिंग हिंदूज, और उनका एक सिंपल लाइफस्टाइल था, और वो कन्वर्स करते थे हिंदवी में लोगों के साथ, लोकल डायलेक्ट जो था। हार्डली इंटरेस्टेड इन इफेक्टिंग कन्वर्जन्स में इंटरेस्टेड नहीं थे वो, पर लेटर ऑन बहुत सारी फैमिलीज, मैनी फैमिलीज जो हाई फैमिलीज भी थी, उन्होंने इनके गुड विशेस, सेंट की गुड विशेस में आने के लिए कन्वर्ट करा, बट इन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। ये जो सूफी सेंट्स थे ना, वह देमसेल्फ पॉपुलर बाय, कैसे वो पॉपुलर क्यों थे, क्योंकि वो समा बांध देते थे। समा क्या है कि म्यूजिकल रिसाइटेशंस करते थे, वो इसके लिए वो ऑफन हिंदी वर्सेस का भी यूज़ करते थे, हिंदवी डायलेक्ट वो यूज़ कर ही रहे। जो नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली था ना, डेथ इन मिड 14th सेंचुरी, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली जब इनकी डेथ हुई, तो चिश्ती नॉट हैविंग अ कमांडिंग फिगर, निज़ाम नसीर के डेथ के बाद चिश्ती के पास ना दिल्ली में कोई कमांडिंग फिगर नहीं था, इसलिए चिश्ती सेंट डिस्पर्स हो गए और उन्होंने अपना ईस्ट और साउथ इंडिया में अपना मैसेज एक्सटेंड किया। अब हम पढ़ेंगे सुहरवादी ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम सुहरवादी ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या था, ये इंडिया के अंदर एंटर हुआ जब चिश्तीज एंटर होते थे ना तभी, बट इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो पंजाब और मुल्तान के एरिया में लार्जली कन्फाइंड थी। तो जो वेल नोन सेंट्स थे ना सुहरवादी के, वो थे शिबाबुद्दीन सुहरवादी, शेख शिबाबुद्दीन सुहरवादी, और दूसरा है हमीदुद्दीन नगौरी, शिबाबुद्दीन हमीमुद्दीन, शिबाबुद्दीन हमीदुद्दीन। Unlike Chistis, they not believe in life of poverty. अनलाइक चिश्तीज ना, वो पॉवर्टी की लाइफ में बिलीव नहीं करते थे। दे एक्सेप्टेड स्टेट सर्विस, उन्होंने एक्सेप्ट करी, एंड सम हेल्ड इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन एक्लेसिस्टिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इनका पॉलिटिक्स से क्लोज रिलेशनशिप था। चिश्तीज तो अलूफ रहते थे स्टेट पॉलिटिक्स से और शन करते थे कंपनीज, रूलर्स और नोबल्स की ना, और एक सिंपल और ऑस्टियर लाइफस्टाइल जीते थे। बट सुहरवादी ऐसे नहीं थे। सुहरवादी शबीबुद्दीन हमीदुद्दीन नेवरदलेस, जो दोनों थे चिश्ती और सुहरवादी, उन्होंने रूलर्स को हेल्प करा एक क्लाइमेट क्रिएट करने में जिसके अंदर डिफरेंट सेक्ट्स, रिलीजन्स पीस और हार्मनी के साथ रह सके।
अब भक्ति मूवमेंट देखते हैं। इसने स्ट्रेस किया मिस्टिकल यूनियन को, किसके बीच, इंडिविजुअल और गॉड के बीच। ऑल्दो इट्स सीड्स कैन बी फाउंड इन द वेदास, इट वाजंट एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। वेदास के अंदर इनके सीड्स थे, बट पिछले पीरियड में ये एम्फेसाइज नहीं करी गई थी। ये मिस्टिकल यूनियन के बारे में बात करती है। विद हिंदुइज्म ग्रोइंग बुद्धिज्म ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ना, डेवलप द आइडिया ऑफ अडोरेशन ऑफ द पर्सनल गॉड ड्यूरिंग अर्ली कॉमन एरा जो था ना उसकी सेंचुरीज में। अंडर महायाना बुद्धिज्म, जो बुद्धा था वो बिगेन टू बी वर्शिप्ड इन हिज ग्रेशियस अवलोकितेश्वरा फॉर्म एंड एट द सेम टाइम विष्णु वर्शिप डेवलप्ड। तो बुद्धिज्म के साथ साथ ही जैसी बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, एडोरेशन ऑफ पर्सनल गॉड की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। महायाना बुद्धिज्म जो है वो फेमस होने लगा, तो बुद्धा की इन अवलोकितेश्वरा फॉर्म पूजा होने लगी, साथ के साथ विष्णु की भी पूजा स्टार्ट हो गई। गुप्ता टाइम्स के अंदर बहुत सारी होली बुक्स थी, जैसे रामायणा और महाभारता, वो दोबारा से रीराइट करी गई, और उसमें ना 3 फोल्ड पाथ बताया गया सैल्वेशन पाने के लिए। एक तो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति ज्ञान कर्म 3 मार्ग बताए गए। हाउएवर डेवलपमेंट, ये सब बातें तो ठीक है, गुप्ता पीरियड भी नॉर्थ, गुप्ता एम्पायर भी नॉर्थ में था, लेकिन जो डेवलपमेंट हुई ना भक्ति मूवमेंट की, वो साउथ से स्टार्ट हुई अराउंड 7 से 12 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, जो नयनर्स थे, जो अलवर्स थे, उन्होंने डिसरिगार्ड करा ऑस्टेरिटीज को, प्रीच्ड बाय बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स की ऐसा जीवन जियो वैसा जीवन जियो। इन्होंने डिस्कार्ड किया, अरे नहीं कुछ ऐसा नहीं जीना, और उन्होंने प्रीच किया कि पर्सनल गॉड और एंड प्रीच पर्सनल डिवोशन टू गॉड एज अ मीन्स ऑफ सेल्वेशन। ठीक है, दे डिस्पर्स्ड कास्ट रिजिडिटीज, they dispersed caste rigidities and used local languages to spread the language। उन्होंने कास्ट रिजिडिटीज को डिस्कार्ड किया और लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। जो ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ हुआ साउथ से नॉर्थ में, पर ये एक स्लो प्रोसेस रहा, बिकॉज जिस कारण से वो वहाँ साउथ में पॉपुलराइज हुई थी कि लोकल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, इसी कारण वो नॉर्थ में कम पॉपुलराइज धीरे धीरे हो पाई ना संस्कृत, क्योंकि अभी भी व्हीकल ऑफ थॉट था इंडिया में ना, और ये लोकल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। कुछ कुछ फेमस सेंट हैं, जैसे महाराष्ट्र में नामदेव थे, वो पहले टेलर थे, फिर वो डाकू बन गए, फिर सेंट बन गए। उनकी जो पोइट्रीज थी नामदेव की मराठी में, वो बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, सूफी सेंट्स भी उसे डिस्कस करते थे दिल्ली में। फिर रामानंदा, रामानुजा के फॉलोअर्स थे, वो प्रयाग में रहते थे। ठीक है, बनारस में, वो प्रयाग में पैदा हुए इलाहाबाद में, और बनारस में वो रहने लगे, एंड उन्होंने सब्सटीट्यूट किया वर्शिप ऑफ राम इन प्लेस ऑफ विष्णु। ठीक है, वर्शिप ऑफ राम चलती थी भाई वहाँ पे तो, पर उन्होंने विष्णु से उसे रिप्लेस किया। ही टॉट हिज डॉक्ट्रिन, हिज भक्ति डॉक्ट्रिन्स टू ऑल 4 वर्ना। वो भेद नहीं था रामानंदा में ना, रामानुज के स्टूडेंट थे, तो वो भेद नहीं था कि सभी 4 वर्णों को अपने जो डॉक्ट्रिन्स, भक्ति डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बता रहे हैं। और कास्ट, डिफरेंट कास्ट कुकिंग टुगेदर, शेयरिंग मील्स, इस पे ऐसा था उनका कि कर लो भाई क्या दिक्कत है। उसके जो डिसाइपल्स थे हर कास्ट से थे, इसीलिए जैसे कि उनके डिसाइपल्स रामानंदा के हर कास्ट से थे, ऐसे रामानंदा, रविदास कबीर सेना साधना, रविदास कबीर सेना रामानंदा, रामानंदा रविदास कबीर सेना साधना, रविदास कबीर सेना साधना। रविदास मोची थे, कबीर जुलाहा थे, सेना बाल काटते थे, बार्बर थे, और साधना बुचर थे। तो सब कास्ट से लोग थे। रविदास कबीर सेना साधना, रविदास कबीर सेना साधना। अब भक्ति मूवमेंट नॉर्थ में स्प्रेड होती है 15वीं और 16वीं सदी में। ठीक है, मतलब ये वही वाला टाइम है, देखो 15वीं 17वीं सदी, मतलब दिल्ली सल्तनत का एंड हो चुका था, और अभी मुगल्स का शुरुआत 1526 में हुई थी। तो इस टाइम में अपना कोई स्ट्रॉन्ग दिल्ली में ऐसा रूलर नहीं था। ठीक है, जो इस्लामिक रूल दिल्ली में स्ट्रॉन्ग स्टेब्लिश नहीं था, तो उसी दौरान 15-16 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होने लगी। अब जब ब्राह्मणास थे ना, उनकी प्रेस्टीज खत्म हो चुकी थी, और राजपूत के डिफीट के साथ ना उनकी पावर भी ब्राह्मण्स की, और स्टेब्लिश और तुर्किश रूल स्टेब्लिश हो गया था। बहुत सारी मूवमेंट जैसे नाथपंथी मूवमेंट थी, वो चैलेंज कर रही थी कास्ट सिस्टम को ही,
और ब्राह्मणास की सुपीरियोरिटी गेंड पॉपुलैरिटी। ठीक है, जो दीज कोइंसाइड करी इस्लामिक आइडियाज से। हमने देखा इस्लाम में कौन सी फिलॉसफी आई, हमने ऊपर देखा था ना कि इंडिया में कौन सी फिलॉसफी आई। हनफी स्कूल जो मोस्ट लिबरल था उस टाइम तुक ने ट्राई किया और वो इंडिया में आया, हनफी स्कूल। ठीक है, तो अपना कहा गया इस्लामिक आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड जो सूफी सेंट्स लाए, हनफी स्कूल भी लाया, तो वो भी कोइंसाइड करा इसके साथ। जो जो लोग थे ना वो नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद द रिलीजन जो केवल सेरेमनीज और फॉर्म्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, उन्हें कुछ एक ऐसा रिलीजन चाहिए था जो उनकी रीजन्स और इमोशंस को भी सेटिस्फाई कर सके। इसी टाइम में कबीर और नानक जो मोस्ट क्रिटिकल थे ना एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, उनका राइज होता है। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्ली करी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए भाई। तभी तो आदि ग्रंथ में अपना जो सुहरवादी सिलसिला के उनके आदि ग्रंथ में वो भी इंक्लूड हुए हैं। यहाँ पे हमने पढ़ी थी ना, ठीक है बाद में देख लेंगे कि आदि ग्रंथ में सूफी के जो आइडियाज थे उसे भी इंक्लूड करा गया। ठीक है, तो कबीर ने बोला, कबीर और नानक अभी हमें पढ़ने हैं। कबीर ने क्या बोला, उनका कहना था कि यूनिटी ऑफ द गॉड, वो भगवान को बहुत सारे नाम से कहते थे, जैसे कि राम हरि गोविंदा अल्लाह सेन साहिब, वो इन सब नाम से भगवान को बुलाते थे। राम रहीम दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देखा गोविंद, राम रहीम, तो ये सब नाम वो लेते थे। अब ही स्ट्रांगली डिनाउंस्ड आइडियल वर्शिप, तो उन्हें पसंद ही नहीं थी। ठीक है, और पिलग्रिमेज पे जाना, बात होली रिवर में बात लेना, ये सब उन्हें ढोंग लगता था। कि आप फॉर्मल वर्शिप या नमाज पे जाना, ये सब उन्हें लगता था फॉर्मली कर रहे हैं लोग। नॉर कंसीडर इट नेसेसरी कि भाई हाउस होल्ड की लाइफ को अबेंडन करके आपको सेंटली लाइफ को अपनाना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एस्टिसिज्म और बुक नॉलेज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रू नॉलेज। ठीक है, ही प्रीच अ रिलीजन ऑफ लव, एक लव का रिलीजन उसने सबको प्रीच किया। एंड यूनाइट ऑल कास्ट एंड क्रीड। ही स्ट्रांगली डिनाउंस्ड कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम तो बहुत बेकार है, उन्होंने स्ट्रांगली डिनाउंस किया। स्पेशली अनटचेबिलिटी एंड एम्फेसाइज फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मेन। He opposed all discrimination. He opposed all discrimination between humans, whether on basis of caste, religion, race, families, or wealth. His he sympathizes with poor, with whom he identified himself. ठीक है, however he was not a social reformer. ऐसा नहीं तो वो सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, वो गुरु शिक्षा गुरु ट्रू गुरु पे बिलीव करते थे, गुरु शिष्य परंपरा पे बिलीव करते थे। बट वो ऐसे नहीं सोसाइटी में झंडा लेके निकल रहे हो। हिज एम्फेसिस बीइंग ऑन रिफॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का रिफॉर्म करो। गुरु नानक को देखते हैं, सिखिज्म का उन्होंने फाउंडर थे वो, बट उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई नई धर्म की शुरुआत करी जाए। वो मिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के थे शुरू से ही, और वो सेंट्स और साधुस की कंपनी को प्रेफर करते थे। वो हिम्स और सॉन्ग और रबाब गाते थे, हिम्स गाते थे। ठीक है, और भी भक्ति गाते थे, संगीत गाते थे। और विद रबाब, रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया टूर करा, श्रीलंका भी गए, मक्का मदीना भी गए। ठीक है, लाइक कबीर उनका भी बिलीव यही था कि एक गॉड है, और उसका रिपीटिंग हुज नेम एंड ड्वेलिंग ऑन इट विद लव एंड डिवोशन ही आपको सेल्वेशन दिला सकता है, नाम जप। ठीक है, इन शॉर्ट विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट क्रीड और सेक्ट। वो कास्ट क्रीड सेक्ट में मानते ही नहीं थे। उनका कहना था कि सब भगवान, भगवान तो एक ही है, तो वो कास्ट क्रीड सेक्ट्स में मानेंगे कैसे। और वो कहना था कि भाई उन्हीं का नाम जप करते रहो लव एंड डिवोशन के साथ। वो अलग अलग जगह घूमे, अपने आइडियाज़ को प्रीच करा, श्रीलंका मक्का मदीना भी गए, ऑल ओवर इंडिया भी वो गए। ठीक है, ही लेड he laid great emphasis the purity of the character and conduct as first condition। अगर
फर्स्ट कंडीशन ना गॉड को अप्रोच करने की, कोई रिचुअल करना नहीं है। प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन इज कि ये तो बेस कंडीशन है। फिर जो इम्पोर्टेंट है, नीड ऑफ अ गुरु, एक गुरु चाहिए जिसकी गाइडेंस के अंदर तुम कर सको, ठीक है। लाइक कबीर, उनका भी स्ट्रांगली डिनाउंस करते थे वो कि आइडल वर्शिप करने की ज़रूरत क्या है, पिलग्रिमेज की ज़रूरत क्या है, फॉर्मल ऑब्जर्वेंस की ज़रूरत क्या है, नाम जप करना है घर पे बैठ के भी कर सकते हो। ही एडवोकेटेड एक मिडल पाथ उन्होंने एडवोकेट किया कि जिसमें स्पिरिचुअल लाइफ हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के साथ कंबाइन करी जा सके। उन्होंने जो हिज कैथोलिक अप्रोच एम्ड एट ब्रिजिंग हिंदू मुस्लिम की जो डिस्टिंक्शंस थी ना, उसको अप्रोच करने के लिए, और एक एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड गुडविल बनाने के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ पीस और गुडविल। अब इन मूवमेंट्स का इफेक्ट क्या रहा? जो ओल्ड फॉर्म्स थी ना रिलीजन की, वो तो कंटिन्यूड रही ऑलमोस्ट अनचेंज, नॉर कोई एनी मेजर ब्रीच हो पाया कास्ट सिस्टम में। नानक इन टाइम, जो नानक के आइडियाज़ थे, उन्होंने एक नए क्रीड सिखिज्म को जन्म दे दिया, और जो कबीर के फॉलोअर्स थे वो श्रैंक हो गए एक सेक्ट में, कबीर पंथी जिन्हें कहते हैं। तो ऐसे कोई मेजर चेंज तो ला नहीं पाए, ना ही रिलीजन में ना ही कास्ट सिस्टम में, ठीक है। जो डुओ थे, मतलब कबीर और नानक, created a climate of opinion which worked through succeeding centuries, ठीक है। अकबर के जो रिलीजियस आइडियाज़ थे ना, वो भी इन दोनों की टीचिंग से ही इम्पैक्ट करी थी इन दोनों की टीचिंग्स ने, ठीक है। तो ये क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन बना दिया था, भले ही बिल्कुल मोमेंट कोई वो ना हुआ ना, असर दिख ना रहा। जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे, जैसे कि हिंदुज़म में, इस्लाम में, मस्टर्ड बिहाइंड डिफेंस ऑफ ओल्ड फेथ, ठीक है, विच वॉज रीडिफाइंड टू मीट न्यू चैलेंजेस। स्ट्रगल बिटवीन दीज टू ट्रेंड्स, लिबरल और नॉन सेक्टेरियन जो था एक, दूसरा ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल था, ठीक है, वॉज एट द हार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सीज जो 16वीं 17वीं 18वीं सदी में हुई ना, ये उसके हार्ट में था कि एक लिबरल सेक्ट था, दूसरा ऑर्थोडॉक्स था। वैष्णवाइट मूवमेंट के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। हमने सूफिज्म और भक्ति के बारे में देखी। अपार्ट फ्रॉम जो नॉन सेक्टेरियन मूवमेंट थी ना, जो कबीर और नानक ने, तो नॉन सेक्टेरियन थी क्योंकि वो मानते थे कि गॉड एक है, तो वो कास्ट क्रीड रिलीजन इन पे बिलीव ही नहीं करते थे। तो इन दोनों की जो नॉन सेक्टेरियन मूवमेंट थी और जो भक्ति मूवमेंट थी नॉर्थ इंडिया में, जो डेवलप अराउंड द वर्शिप ऑफ राम एंड कृष्ण हुई थी, ठीक है, बोथ इनकारनेशन ऑफ विष्णु ही माने जाते थे, ठीक है। एक तो नॉन सेक्टेरियन मूवमेंट है, दूसरी ये भक्ति मूवमेंट है जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई 15वीं और 16वीं सदी में, ठीक है। जो राइटिंग्स हैं किसकी, नरसिंह मेहता गुजरात में, मीरा, ठीक है, राजस्थान में, वेस्ट यूपी में सूरदास, फिर बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य, रीच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाइट्स ऑफ लिरिकल फर्वर एंड लव विच ट्रांसेंडेड ऑल बाउंड्रीज। जो ये सेंट्स थे ना, इन्होंने वेलकम करी एवरी कास्ट एंड क्रीड को, ठीक है। अब जो सेंट थे, सेंट पॉइंट ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी यूज राधा कृष्णा लव। इस 15वीं और 16वीं सदी में ना राधा कृष्ण के जो प्यार है उसकी डिपिक्ट करने के लिए बहुत सारे सेंट पॉइंट्स ने उस पर भजन वजन लिखे। अब कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि चैतन्य के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अर्ली सूफी सेंट्स थे ना, वो पॉपुलराइज कर हो हुए क्या, किसके कारण, म्यूजिकल गैदरिंग समा के कारण। ऐसे ही यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे चैतन्य, ठीक है, फॉर्म ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस, ठीक है, जिससे आउटसाइड वर्ल्ड डिसअपियर्स एंड जो ड्वेलिंग और केवल भगवान के नाम पे, राधा 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 राधा, ऐसे, ठीक है, केवल भगवान के नाम पे ड्वेल हो रहे थे। अब चैतन्य ना कहाँ पे बॉर्न हुए थे, नादिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। और उनका जो सेंटर ऑफ, दैट इज जो सेंटर ऑफ वेदांतिक रैशनलिज्म था, नादिया वेदांतिक रैशनलिज्म का सेंटर था, ठीक है। स्टिल जो उनका बिलीफ रहा वो वैष्णवाइट बने चैतन्य, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गया विजिट करा था उन्होंने 22 की एज में, तब से के बाद से वो कृष्ण कल्ट में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। वो इतने इन्वॉल्व हो गए कृष्ण के नाम में ना कि वो गॉड इंटॉक्सिकेटेड डिवोटी बन गए,
उन्होंने ट्रैवल करा ऑल ओवर इंडिया, वृंदावन गए वो, जहाँ पे उन्होंने कृष्ण की कल्ट को रिवाइव करा। बट उन्होंने जो मैक्सिमम टाइम अपना गया में ही बिताया, ठीक है। ही exerted an extraordinary influence किस पे, स्पेशली इन ईस्ट इंडिया, अट्रैक्टेड अ वाइड फॉलोइंग। मुस्लिम्स भी आते थे, लो कास्ट भी आते थे उनके पास, वाइड फॉलोइंग उन्होंने ईस्ट इंडिया में अट्रैक्ट करी। उन्होंने ना स्क्रिप्चर्स और आइडियल वर्शिप्स को रिजेक्ट नहीं किया, जैसे कि गुरु नानक और अपना कबीर ने किया था ना, इन्होंने नहीं किया। बट वो ट्रेडिशनलिस्ट भी नहीं थे। ऑल अबव सेंट, क्योंकि ये ट्रेडिशनलिस्ट नहीं थे तभी तो मुस्लिम्स हिंदू लोअर कास्ट को भी अलाउ कर रहे थे। ऑल अबव जो सेंट पॉइंट्स थे ना, रिमेन विद इन अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म, उनकी जो फिलोसफिकल बिलीफ थे वर अ ब्रांड ऑफ वेदांतिक मोनोइज्म दैट इज propounded by many thinkers, but one which influenced Saint points most was वल्लभ, ठीक है। तेलांग ब्राह्मण था, इसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा। देयर अप्रोच ब्रॉडली ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, और एम्फेसाइज करते थे लव एंड ब्यूटी के सेंटिमेंट्स में। लाइक अदर नॉन सेक्टेरियन ना, दे वर नॉट एबल टू मेक एनी इफेक्टिव ब्रीच कास्ट सिस्टम में, और बट एक प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिटी तो बनाई दिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट पोइट रेसिप्रोकेटेड बाय सूफी सेंट्स ऑफ द पीरियड। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी क्या हुआ ना, अरब फिलोसफर जो इब्ने अरबी थे, उन्होंने मोनिस्टिक आइडियाज बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। उनके कारण अरब फिलोसफर इब्ने अरबी मोनिस्टिक आइडियाज जो थे उनके कारण वो पॉपुलर हुए इंडिया में। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ने उन्हें ऑफकोर्स डिनाउंस ही किया एंड उनके फॉलोअर्स को प्रोसिक्यूट करा। उनका डॉक्ट्रिन था यूनिटी ऑफ बीइंग, दैट इज तौहीद वजूदी, became main basis of सूफी। द इन इंडिया बिफोर थॉट, सूफी थॉट का जो मेन वो बन गया था ना केंद्र, वो तौहीद वजूदी बन गया था। किसके इन्फ्लुएंस के कारण, इब्न ए अरबी के कारण, ठीक है। हमने देखा कि अकबर पे गुरु नानक और कबीर की फिलॉसफी का इम्पैक्ट होगा। अकबर पे अपना इसके तौहीद वजूदी की फिलॉसफी जो इब्न ए अरबी ने करी थी चालू, उसका भी इम्पैक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस all beings are essentially one and everything is manifestation of the divine substance। तो ये भी मोनोइज्म के बिलीफ ही है, ठीक है। यूनिटी ऑफ बीइंग, तौहीद वजूद। कॉन्टैक्ट विद योगीज एंड हिंदू सेंट्स, इसने पैंथिज्म को ना पॉपुलराइज ही किया। और अब आगे देखते हैं। इंडियन सूफीज जो थे ना, स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन संस्कृत एंड हिंदी एंड फ्यू, जैसे कि मलिक मोहम्मद जैसे लोग जो थे, उन्होंने हिंदी में अपने वर्क्स लिखे। वैष्णवाइट सेंट्स थे ना, वो भक्ति सॉन्ग्स लिखते थे, वो हिंदी में लिखा, अदर लैंग्वेजेस में लिखा। वो सूफीज की दिल को भी छू गए, मोर देन पर्शियन पोइट्री से ज़्यादा भक्ति सेंट्स के जो सॉन्ग्स थे ना, वो छू गए सूफीज के दिल को। हिंदी सॉन्ग्स जो बहुत पॉपुलर हो गए इस टाइम में, दैट जो सूफी था ना, अब्दुल वहीद बिलग्रामी, इब्ने अरबी अब्दुल वहीद बिलग्रामी, उन्होंने एक ट्रिटाइस लिखा हकाकी हिंदी, इन विच ही ट्राइड टू एक्सप्लेन हकियाकी हिंदी। बिलग्रामी, अब्दुल वहीद बिलग्रामी, हकीके हिंदी। बहुत सारे वर्ड को एक्सप्लेन किया उन्होंने, जैसे कृष्ण, मुरली, गोपी, राधा, यमुना, इन सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन किया सूफी मिस्टिक टर्म्स में ना। 15वीं और अर्ली 16th सेंचुरी के अराउंड ना, भक्ति और सूफी सेंट्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करें जहाँ पे वेरियस सेक्ट्स क्रीड्स मिलते थे। दिस वॉज द असेंशियल बैकग्राउंड जो अकबर को मिला। अब हम कुछ लिटरेचर के बारे में देखते हैं, रीजनल लैंग्वेज और फाइन आर्ट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब लिटरेचर के बारे में देखते हैं।
संस्कृत थी वो व्हीकल ऑफ थॉट्स बनी रही और मीडियम ऑफ लिटरेचर इस पीरियड में। ठीक है, जो वर्क्स इन संस्कृत थे वो डिफरेंट ब्रांचेस में वर्क्स वो प्रोड्यूस हो रहे थे। फॉलोइंग शंकर वर्क इन फिलॉसफी, शंकर को यूज करके फिलॉसफी के जो वर्क्स हैं संस्कृत में रामानुजा माधव वल्लभ, रामानुजा माधव वल्लभ ने लिखे। आइडियाज वाइडली डिससेमिनेटेड एंड डिस्कस्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर इस ज़माने में हुआ जिसके कारण ओल्डर टेक्स्ट जो थे उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा स्केल पे हो पा रही थी। हेंस जो कुछ ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट है ना रामायण महाभारत के, वो भी 12वीं सदी के आसपास के ही हैं। काव्य में मतलब पोइटिकल नैरेटिव्स में ड्रामा, हमने फिलॉसफी तो देख लिया था, फिर काव्य ड्रामा फिक्शन मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी म्यूजिक एक्सेट्रा में भी रिटन इन संस्कृत। अ लार्ज नंबर ऑफ कमेंट्री और डाइजेस्ट जो थे धर्म सूत्रा पे वो 12वीं से 16वीं सदी के बीच प्रिपेयर हुए। एग्जाम्पल जो द ग्रेट मितक्षरा था ऑफ विज विजनानेश्वर, the great Mitakshara of Vijnaneshwar. The great Mitakshara of Vijnaneshwar, that is one of the two principal Hindu schools of law. Great Mitakshara of Vijnaneshwar. Great Mitakshara. Great Mitakshara of Vijnaneshwar. ठीक है। जैन्स टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू संस्कृत ग्रोथ, जैसे हेमचंद सूरी थे ना, हमने कुछ कुछ नाम इसमें देख लिए। हमने एक तो फिलॉसफी देखा, फिर हमने देखा काव्य ड्रामा फिक्शन मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी म्यूजिक सब भी संस्कृत में ग्रोथ हो रही थी इसमें। अब हमने देख लिया द ग्रेट मितक्षरा ऑफ विजनानेश्वर, वन ऑफ द टू प्रिंसिपल हिंदू स्कूल्स ऑफ लॉ इस टाइम में डेवलप हुआ ना, द ग्रेट मितक्षरा ऑफ विजनानेश्वर। जैन जो थे वो भी संस्कृत में लिख रहे थे, हेमचंद सूरी जैसे लोग। दीज वर्क लार्जली इग्नोर्ड मुस्लिम प्रेजेंस इन इंडिया। बहुत कम अटेम्प्ट हुए कि जो इस्लामिक वर्क्स और पर्शियन लिटरेचर है ना उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया जाए। पॉसिबली जो ओनली एक्सेप्शन जो दिखती है ना वो यूसुफ और जुलेखा, यूसुफ और जुलेखा की जो लव स्टोरी है पर्शियन में होगी, पर्शियन पोइट जमी ने लिखी। यूसुफ और जुलेखा जुलेखा यूसुफ जुलेखा जमी, यूसुफ जुलेखा जमी। ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑन एस्ट्रोलोब यूज्ड इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोलॉजी। अब जो अरब एंड पर्शियन लिटरेचर के बारे में अब कुछ हम देख लेते हैं। अरबिक जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मुस्लिम लिटरेचर, बट जो तुर्क्स थे ना वो इंडिया में आए और वो डीपली इन्फ्लुएंस थे पर्शियन से। लिटरेरी में एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में सेंट्रल एशिया की फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पर्शियन ही यूज हो रही थी। तो ऑफकोर्स जो तुर्क्स इंडिया में भी आए वो पर्शियन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन इंडिया जो अरबिक लैंग्वेज थी ना वो लार्जली कन्फाइंड रही नैरो सर्कल्स में, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे और जो फिलोसफर्स थे ना। अ फ्यू वर्क्स ऑन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी ट्रांसलेट हुए अरबिक से बस। इन टाइम जो इस्लामिक लॉज का डाइजेस्ट था प्रिपेयर्ड इन पर्शियन विद हेल्प ऑफ इंडियन स्कॉलर्स की मदद से। ठीक है। अब मोस्ट वेल नोन प्रिपेयर्ड इज इन फिरोज शाह, बट जो अरबिक डाइजेस्ट थे ना वो कंटिन्यू टू बी प्रिपेयर्ड। द मोस्ट फेमस अरबिक डाइजेस्ट तो प्रिपेयर होते रहे। ठीक है। डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉज प्रिपेयर्ड इन पर्शियन इंडियन स्कॉलर्स की मदद से फिरोज शाह की रेंज में वेल नोन डाइजेस्ट प्रिपेयर हुआ। अरबिक डाइजेस्ट जो थे जो मोस्ट फेमस था फतवाए अलमगिरी और डाइजेस्ट ऑफ लॉज, वो औरंगजेब की रेंज में डेवलप हुआ। विद अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया 10वीं सदी में एक नई लैंग्वेज पर्शियन इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है। रीसर्जेंस होती है पर्शियन की ईरान में सेंट्रल एशिया में 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स के बाद से। एंड सम ग्रेट पर्शियन पोइट जो थे ना फिरदौसी और सदी कंपोज करा उन्होंने 10th से 14th सेंचुरी के बीच में। पर्शियन का रिसर्जेंस हुआ, फिरदौसी और सदी जैसे कुछ ग्रेट पर्शियन पोइट्स हुए जिन्होंने लिखा पर्शियन में। बिगनिंग से ही जो तुर्क्स थे उन्होंने पर्शियन को अडॉप्ट किया लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में। जो लाहौर था वो पहला सेंटर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज बना। मसूद सद सलाम राइटिंग्स, मसूद सद MS MS
एम एस सदम सदम एम एस सदम मसूद साद सदम की लाहौर के बारे में ना प्यार दिखता है उनकी राइटिंग्स में। मोस्ट नोटेबल पर्शियन राइटर जो थे ना ऑफ पीरियड वो आमिर खुसरो थे। खुसरो को तो नहीं भूला जा सकता, आमिर खुसरो को याद रखना है, आमिर खुसरो को याद रखना है, ठीक है। ही टुक प्राइड इन बीइंग इंडियन। आमिर खुसरो के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। वो प्राइड लेते थे कि वो इंडियन है, ठीक है। वो हिज लव फॉर इंडिया शो कि जो तुर्किश क्लास है ना, अब वो अपने आप को फॉरेनर्स की तरह बिहेव करने को तैयार नहीं थी, अब वो कल्चरल रिप्रोचमेंट के लिए प्रिपेयर थी। उन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्या लिखे, पोइटिकल वर्क्स लिखे, इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल रोमांसेस। उनका जो एक्सपेरिमेंट है ना पोइटिकल फॉर्म्स को लेके, उसने एक न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन कर दिया स्थापित। सबक ए हिंदी और स्टाइल इन इंडिया, सबक ई हिंदी सबक ई हिंदी स्टाइल ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को प्रेज किया, जैसे हिंदी को, हिंदी वर्क्स जो खलिक बारी एंड सम हिंदी वर्सेस को भी उन्होंने खालिक बारी हिंदी वर्क्स खालिक बारी को प्रेज किया, हिंदू वर्सेस को प्रेज किया। ऑल्सो एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन, खुसरो एक म्यूजिशियन भी था, और रिलीजियस गैदरिंग्स समा में जो निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा बनाया जाता ना, उसमें पार्ट भी लेता था। ऐसा माना जाता है जब औलिया की डेथ हुई ना, तो उसके ही अगले दिन खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए 1325 में, और वो उस औलिया के सेम कंपाउंड में खुसरो भी दबाया गया। ये लव दिखा रहा है सूफीज़्म और पोइट्री के बीच में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पोइट्री, एक हिस्टोरिकल राइटिंग का भी ना स्ट्रॉन्ग स्कूल स्टार्ट हो गया पर्शियन में ना, तो डेवलप्ड इन इंडिया इस टाइम में। तो कुछ फेमस हिस्टोरियंस कौन कौन से थे? बरानी था, बरानी इसामी अफीफ, जियाउद्दीन बरानी इसामी अफीफ, बरानी इमामी असीफ इसामी बरानी इसामी अफीफ बरानी इसामी अफीफ बरानी इसामी अफीफ। Through Persian, Indian developed a close cultural relationship with Central Asia and Iran. In India, क्या हुआ ना, Persian not only language of administration and diplomacy, but also language of upper caste, as first in North India and later entire country, with expansion of Delhi Sultanate to south and Muslim kingdoms in different parts of India. Persian लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमेसी नहीं रही, अपर क्लास की लैंग्वेज बन गई पूरे इंडिया में लगभग। दस जो संस्कृत एंड पर्शियन है ना, उन्होंने लिंक लैंग्वेजेस का काम किया इंडिया में ना, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी में, एज वेल एज लिटरेरी ट्रेडिशन में भी, ठीक है। एज फर्स्ट लिटल इंटरचेंज बिटवीन द एट फर्स्ट संस्कृत और पर्शियन में लिटल इंटरचेंज हुआ। अब कुछ चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। जो इंटरचेंज हो रहा है उसकी, जिया नक्शबी जिया नक्शबी पहले था जिसने ट्रांसलेट किया संस्कृत स्टोरीज को पर्शियन में। जिया नक्शबी, दिस बुक जो तूतीनामा थी, बुक ऑफ पैरट, रिटन इन टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, वो एक बहुत पॉपुलर बुक बनी एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन इनटू टर्किश एंड टू मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। जिया नक्शबी ने संस्कृत स्टोरीज को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। इस बुक का नाम तूतीनामा रखा गया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में रखी गई थी, जो इतनी पॉपुलर हुई कि वह पर्शियन से भी कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, जैसे तुर्किश और अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस। जिया नक्शबी ने ना जो ओल्ड इंडियन ट्रीटीज ऑफ सेक्सुअलॉजी, कोक शास्त्र को भी इसने वो करा। लेटर जो हुआ ना, इन टाइम्स ऑफ फिरोज शाह के टाइम में ना, जो संस्कृत थी, बुक ऑन मेडिसिन, फिरोज शाह के टाइम में संस्कृत बुक्स जो मेडिसिन और म्यूजिक पे लिखी हुई थी, वो भी पर्शियन में ट्रांसलेट हुई। संस्कृत की बुक पर्शियन में ट्रांसलेट फिरोज शाह के टाइम में। हमने पहले ही देखा था फिरोज शाह को और कुछ काम तो था नहीं, बुक या ट्रांसलेशन करा दी। जैनुल अबिदीन बादशाह ऑफ कश्मीर जिसे कहा जाता है, वो काफ़ी फेमस था। हैड द फेमस वर्क
रजत 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 रंगनी एंड महाभारता। रजत रंगनी और महाभारत दोनों ट्रांसलेट करी गई पर्शियन में। एट इस इंस्टेंस जो संस्कृत वर्क्स में ना मेडिसन और म्यूजिक में, उन्हें भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। कुछ वर्क्स जैसे मैथमेटिक्स, अपना एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, वो भी ट्रांसलेट करेगा संस्कृत में। जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, जैसे कि द राइज ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ मैनी ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, बंगाली, मराठी एंड देयर यूज फॉर लिटरेसी वर्क इस मेडिवल पीरियड का स्ट्राइकिंग फीचर था। क्यों रीजनल लैंग्वेजेस का राइज हुआ, इसका रीज़न क्या था? जो तुर्क्स थे उन्होंने राजपूत को डिफीट कर दिया गया था, ब्राह्मण्स की प्रेस्टीज खत्म हो गई थी, तो संस्कृत जो थी उसकी प्रेस्टीज भी कम हो गई थी। भक्ति सेंट्स ने लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया तो अपने आइडियाज़ प्रीच करने के लिए, जैसे कि जौनपुर में सूफी सेंट मलिक मोहम्मद जैसी ने हिंदी में पद्मावत कविता लिखी एंड पुट फॉरवर्ड सूफी concepts in easy form. They also popularized many Persian forms such as Mansawi, उसको भी popularize किया। Many regional kingdoms used regional language like Tamil, Kannada, Marathi, etc. in addition to Sanskrit in pre-Turkish time and Persian afterwards. ठीक है, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स थे जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ करा इन एडिशन टू संस्कृत, टर्किश टाइम से पहले एंड पर्शियन टर्किश टाइम स्टेब्लिश होने के बाद। ठीक है, तो संस्कृत और पर्शियन इसने लिंक लैंग्वेजेस का काम करी, पहले बताया था ना। जो तेलुगु लिटरेचर है ना, वो डेवलप होती है विजयनगर एम्पायर के अंदर। मराठी जो डेवलप होती है बहमानी किंगडम और विजयपुर कोर्ट के अंदर। कुछ मुस्लिम किंग्स जो थे उन्होंने पेट्रोनेज दिया लिटरेरी को भी, जैसे हमने 2 डायनेस्टी पढ़ी थी ना, नुसरत शाह जो दूसरी बंगाल की डायनेस्टी का पार्ट था, एंड नुसरत शाह बंगाल, उसने महाभारत रामायण बंगाली में ट्रांसलेट कराई थी। मालाधार बसु, उसने ट्रांसलेट भगवत गीता करी थी बंगाली में इसकी पेट्रोनेज के अंदर, मालाधार बसु। फाइन आर्ट्स के बारे में अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ना। फाइन आर्ट्स मतलब म्यूजिक वगैरह। ट्रेंड्स टूवर्ड इंटीग्रेशन ऑल्सो इन फाइन आर्ट्स, जैसे कि म्यूजिक, इसमें भी इंटीग्रेशन हुई थी। जब तुर्क्स इंडिया में आए ना, दे इंटरप्रेटेड रिच अर्बन ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक, मतलब इंटरप्रेटेड नहीं, इनहेरिटेड। अरब ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक इंडिया में चल रहा था, वो जब इंडिया में तुर्क्स आए उन्होंने ये इनहेरिट किया। दैट इज फर्दर डेवलप्ड इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया में, ये फर्दर डेवलप हुआ। दे ब्रॉट न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रबाब, सारंगी, अपने साथ न्यू म्यूजिकल मोड्स और रेगुलेशंस लाए। अब जो इंडियन म्यूजिक था एंड म्यूजिशियंस थे एट बगदाद कलीफ कोर्ट हैड पॉसिबली इन्फ्लुएंस्ड डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक देयर। हाउएवर, जो अपना सिस्टमैटिक कॉन्टैक्ट था ना बिटवीन द टू बिगेन इन इंडिया अंडर सल्तनत। आमिर खुसरो जो थे ना, आमिर खुसरो, उन्हें टाइटल ऑफ नायक और मास्टर ऑफ बोथ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक, पहले ही देखा था आमिर खुसरो बहुत अच्छा गाना भी गाते थे, उन्हें टाइटल ऑफ नायक और मास्टर ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक कहा जाता था आमिर खुसरो को। इन्होंने, आमिर खुसरो ने ना बहुत सारे पर्शो अरेबिक एर्स राग्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि अमन घोरा सनम, अमन एमन अमन घोरा सनम, एनम घोरा सनम, घोरा सनम, अमन घोरा सनम, अमन घोरा सनम, पर्शो अरेबिक एर्स। ही इज क्रेडिट विद इंटेंशंस ऑफ सितार एंड तबला। अब जो फिरोज शाह तुगलक है ना, इंटीग्रेशन इन म्यूजिक कंटिन्यूड अंडर हिम। He used to listen to every music every Friday after नमाज। फिरोज शाह तुगलक कितना बड़ा शौकीन था म्यूजिक का, हर फ्राइडे नमाज के बाद वो म्यूजिक सुनेगा। इंडियन क्लासिकल वर्क रंग रंग इंडियन क्लासिकल वर्क जो है ना म्यूजिक में, रंग दर्पण, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग दिस हिज रेन। म्यूजिकल गैदरिंग स्प्रेड फ्रॉम द abodes of the Sufis
to the palaces of the nobles. Sultan Hussain Sharki. Sultan Hussain Sharki, जौनपुर रूलर, ग्रेट पैट्रॉनेज दे रहा था म्यूजिक को, ग्रेट पैट्रॉन दे रहा था म्यूजिक को। सुल्तान हुसैन शारकी, 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 जौनपुर रूलर। आफ्टर कंकेस्ट ऑफ जौनपुर, आफ्टर कंकेस्ट ऑफ जौनपुर जो सिकंदर लोधी थे, फॉलोड दिस ट्रेडिशन। जौनपुर का राजा जो सुल्तान हुसैन शारकी था ना, वो म्यूजिक का ग्रेट पैट्रन था। जौनपुर की कंकेस्ट के बाद सिकंदर लोधी ने भी फॉलोड इट्स ट्रेडिशन ऑफ पैट्रनाइजिंग म्यूजिक ऑन अ लैविश स्केल एंड अ ट्रेडिशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय द मुगल रूलर्स लेटर ऑन। तो शारकी रूलर्स हो गए, सिकंदर लोधी हो गया, मुगल्स हो गया, सब म्यूजिक को पैट्रोनेज दे रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक तो रोज फ्राइडे की नमाज के बाद म्यूजिक सुनता था और इंडियन क्लासिकल वर्क रंग दर्पण उसने म्यूजिक पर्शियन में कन्वर्ट करा दिया था कि भाई मुझे म्यूजिक सुनना है। ठीक है, सभी म्यूजिक के शौकीन है। आमिर खुसरो के बारे में तो हमने टाइटल ऑफ नायक और मास्टर बता दिया इसे। ठीक है, जो सूफी सेंट है ना, पीर बोधन, वो सेकंड ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द एज, फर्स्ट कोई होगा पर सेकंड तो यही थे, पीर बोधन। सूफी सेंट्स इसलिए समा वसरना कहते हैं, समा बना देते थे ना। ठीक है, मिस्टिक फीलिंग्स ले आ देते थे म्यूजिक को यूज करके। तो पीर बोधन। राजा मानसिंह जो ग्वालियर के राजा मानसिंह भी ग्रेट लवर थे म्यूजिक के। अब भाई अपना अकबर से बात इनकी बन रही है, अकबर पैट्रनेज दे रहा है म्यूजिक को, तो राजा मानसिंह को भी तो ग्वालियर में पसंद आएगा ना बैठे बैठे म्यूजिक। तो जो वर्क था ना, मन कौतूहल, in which all musical notes introduced by Muslims were included prepared under his ages. वर्क मन कौतूहल, मन में कौतूहल मच रहा है, तो मन, मान सिंह के मन में हिज वर्क मान कौतूहल, मन में कौतूहल मच रहा है, तो मान सिंह ने लिखवाया है। A distinctive style of the music influenced by Persian music developed in Kingdom of Kashmir। ठीक है, अब भाई ये तो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ऊपर ऊपर से देखते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने आर्किटेक्चर के बारे में इसके पढ़ा। ठीक है, फिर हमने रिलीजियस बिलीफ्स एंड आइडियाज़ के बारे में थोड़ा देखना शुरू किया, तो उसमें हमने सूफी सेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने चिश्ती और सुहरवादी सिलसिला के बारे में पढ़ा, हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, कबीर और नानक की जो नॉन सेक्टेरियन कहते हैं, हाँ जो भी है, उसके बारे में पढ़ा। हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ सच मूवमेंट पढ़े, हमने वैष्णवाइट मूवमेंट के बारे में पढ़ा, चैतन्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा, पर्शियन लिटरेचर, अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने फिर लोकल लिटरेचर्स के बारे में पढ़ा, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, फाइन आर्ट्स के बारे में, हमने म्यूज़िक के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये हो गया।